नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण की एक विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है, जिस क्रम में मैं आज आपके समक्ष अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का अध्याय 4। तो मुख्य तौर पे हम आज क्या देखने वाले हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का अध्याय 4। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यह चैप्टर जो है, यह अध्याय जो है, हमें किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा या हम इसका फायदा कहां कहां पर ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला जो चैप्टर है, वह आपके सीजीपीएससी प्री की परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बना करके देता है। तो यदि हमें प्रश्न देखने हैं तो हम सीधा सीधा प्रश्न कहां पर देख सकते हैं? सीजीपीएससी प्री की परीक्षा में यहां से बहुत सारे प्रश्न उठ करके आते हैं। उसकी प्रकृति क्या है, इस पे 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यहां से फायदा मिलेगा कौन से चैप्टर से? अध्याय 4। कौन सी परीक्षा में? तो प्री में। इसके बाद मुख्य परीक्षा में भी निरंतर इस सेक्शन से प्रश्न आते हैं। मुख्य परीक्षा में जो पेपर क्रमांक 5 है, जिसमें छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, कौन सा सेक्शन? तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सेक्शन में यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा व्यापम और अन्य परीक्षाओं में भी यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। किस प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं, आइए देखते हैं। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि वर्तमान में कुल कितने राशन कार्ड प्रचलन में है, धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य कितना है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल कितने किसानों से धान खरीदी की गई, खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल कितने धान की खरीदी की गई। पहला प्रश्न था कितने किसानों से धान की खरीदी की गई, और दूसरा है कितने मात्रा में धान की खरीदी की गई। इसके बाद समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कब से कब तक किया गया, तो यह भी महत्वपूर्ण है। मक्के का उपार्जन कब से कब तक किया गया, यह भी महत्वपूर्ण है। उचित मूल्य की दुकान किस जिले में सर्वाधिक है, उचित मूल्य की दुकान कितनी प्रचलित है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कहां पर? इस सेक्शन से निरंतर पूछे जाते हैं, जो कि आपके परीक्षा में, प्री की परीक्षा में खास करके देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षा में भी इस सेक्शन से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या चीजें दी गई हैं, आर्थिक सर्वेक्षण हमें किस प्रकार से इसमें लाभ प्रदान करेगा और किस प्रकार से हम अपने सारे के सारे प्रश्न सही करके आएंगे। तो बढ़ते हैं भाई आगे, अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड है जहां पर एक ओवरव्यू दिया गया है इस पूरे चैप्टर का। जिस बिंदु पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं, उसके प्रमुख प्रमुख तथ्य इस स्लाइड में शामिल किए गए हैं, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के पहले पेज में अपने को देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले देखते हैं। सबसे पहला जो तथ्य दिया गया है वह उचित मूल्य की दुकानों के बारे में दिया गया। तो सबसे पहले तो जानना आवश्यक है कि उचित मूल्य की दुकानें क्या है। यह एक ऐसी दुकान है जहां पर सरकार के द्वारा जन सामान्य को उचित मूल्य पर जरूरी या आवश्यक वस्तुएं क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। तो याद रखना है, कुछ ऐसी दुकानें जहां पर खाद्यान्न वस्तुएं, जरूरी खाद्यान्न वस्तुएं जन सामान्य को उचित मूल्य पर प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, उसे ही हम उचित मूल्य की दुकान के नाम से जानते हैं। यह उचित मूल्य की दुकान शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह पर स्थापित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया जा सके, तो लोगों तक पहुंचा जा सके और लोगों तक पहुंच करके उनके खाद्य और पोषण को सुनिश्चित किया जा सके, उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। उसके लिए हमने क्या किया है? उचित मूल्य की दुकानें खोली है, जिसके माध्यम से हम जन सामान्य तक पहुंच रहे हैं और अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला आंकड़ा क्या कहता है। सबसे पहला आंकड़ा कहता है कि शहरी क्षेत्र में 1535, कितना याद रखना है? 1535 क्या है? उचित मूल्य की दुकान। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 11,709 उचित मूल्य का दुकान। तो इन दोनों आंकड़ों को अपने को याद रखना है। कुल कितने हैं ये भी हम देखेंगे, और कौन कौन से जिले में सर्वाधिक है और कौन से जिले में न्यूनतम है ये भी हम आगे चल करके देखेंगे। अभी केवल इतना याद रखिए कि शहरी क्षेत्रों में 1535 उचित मूल्य की दुकान है और ग्रामीण क्षेत्रों में 11,709 उचित मूल्य की दुकान है। इसके बाद अगला जो तथ्य दिया गया है वह है राशन कार्ड के बारे में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 68.92 लाख राशन कार्ड प्रचलन में है। तो याद रखना है कितने राशन कार्ड प्रचलित हैं? तो 68.92 लाख राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अगला क्या है? तो 2021-22 का समर्थन मूल्य दिया गया है किसका? धान का। धान सामान्य 1940 रुपए और धान ग्रेड ए लगभग 1960 रुपए में इस बार खरीदी किया गया है। उसका समर्थन मूल्य 1940 रुपए था और इसका 1960 रुपए था, जो कि किसके द्वारा घोषित किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया। इसके बाद जो आंकड़ा देखना है वह देखना है कि इस बार
और पिछले वर्ष कितने धान की खरीदी की गई थी और कितने किसान उसमें पंजीयन करवा करके अपना क्या बेचे थे, तो धान बेचे थे। तो आइए पहले पिछले साल जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार डेटा दिया गया है वह पिछले साल का डेटा है, जिसमें वर्ष 2020-21 की बात की गई। वर्ष 2020-21 में लगभग 20.53 लाख किसान रजिस्टर्ड थे। कितने? 20.53 लाख, जिनके द्वारा समर्थन मूल्य पर लगभग 92.02 लाख टन, कितना? 92.02 लाख टन धान की बिक्री की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं इस वर्ष के बारे में। तो यदि हम इसको करंट से रिलेट करते हुए पढ़े, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में तो करंट का डेटा नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां पे इसको करंट से रिलेट करके पढ़ते हैं और इस बार भी जो धान की खरीदी हो चुकी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस बार अर्थात वर्ष 2021-22 में लगभग 21.77 लाख किसान, कितना? 21.77 लाख किसान रजिस्टर्ड है, जो कि पिछले बार के 20.53 लाख से बढ़ करके कितने हो गए हैं? 21.77 लाख हो गए। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद इस बार कितने धान की खरीदी हुई? तो इस बार 97.9 लाख टन, 97.97 लाख टन धान की खरीदी हुई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार के द्वारा इससे पहले इतने ज्यादा धान की खरीदी कभी नहीं की गई है। तो अपने आप में एक विशिष्ट तथ्य है, पूछा जा सकने वाला तथ्य है कि इस बार 2021-22 में कितने लाख टन धान की खरीदी की गई? तो 97.97 लाख। और कितने किसानों के द्वारा यह बिक्री की गई? तो 21.77 लाख किसानों के द्वारा बिक्री की। क्या केवल धान खरीदा जाता है? नहीं, तो धान के अलावा मक्के का भी क्या किया जाता है? खरीदी की जाती है। तो याद रखना इस बार 2020-21 में, पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, 2020-21 की जो आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा दिया है उसके अनुसार 2916.85 टन मक्के की भी खरीदी की गई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो याद रखना है मक्का कितना खरीदा गया था? तो 2916। इस बार उसका उत्पादन या खरीदी और ज्यादा बढ़ गई है, उत्पादन भी बढ़ा है जिसके माध्यम से खरीदी भी वृद्धि हुई है। तो इसको अपने को देखना है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड सार्वजनिक वितरण प्रणाली से शुरुआत करता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पीडीएस एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से जन सामान्य के खाद्य की व्यवस्था की जाती है या उनके खाद्य की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाला एक सिस्टम जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 2,55,45,198 की जो रजिस्टर्ड आबादी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, उसमें से लगभग 98% तक हम पीडीएस की पहुंचा चुके हैं। तो याद रखना एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को बहुत ज्यादा टच कर रहा है। तो याद रखना है ये कौन से मंत्रालय या कौन से विभाग, हमारे यहां तो विभाग है भाई, तो कौन से विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है? तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा। किसका? पीडीएस का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को खाद्य सुरक्षा देना, खाद्य सुरक्षा और पोषण की व्यवस्था करना। मुख्य तौर पे तो खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या दिया जाता है? तो केरोसिन दिया जाता है, चावल दिया जाता है, नमक दिया जाता है, चना दिया जाता है। इस प्रकार की चीजें दी जाती है जो कि अत्यंत आवश्यक वस्तु है। किसके लिए? लोगों के पोषण के लिए। तो पोषण के लिए नमक की भी आवश्यकता होती है, आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है, चने की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना आने से पहले यहां पर ईंधन की बहुत बड़ी समस्या थी। तो लोगों के द्वारा अगर लकड़ी जला करके ईंधन का उपयोग, लकड़ी को ईंधन के तौर पे उपयोग किया जाता था तो क्या होता था? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकलता था। इस कारण सरकार ने फैसला लिया कि उन्हें क्या दिया जाएगा? केरोसिन भी दिया जाएगा। किससे? उचित मूल्य की दुकानों से। तो इस क्रम में आप देख रहे हैं कि केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल भी इस पीडीएस सिस्टम के तहत प्रदान किया जाता है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो प्रति माह लगभग 67.11 लाख राशन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। क्या याद रखेंगे? लगभग 67.11 लाख राशन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार क्या किया जाता है? वितरण। पात्रता शब्द यहां पे इसलिए आया है क्योंकि हर कोई समान नहीं, तो अलग अलग व्यवस्थाएं यहां पर क्रिएट की गई हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई है जिसके माध्यम से अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्रदान की जाती है। आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी इतना याद रखना है कि लगभग 67.11 लाख राशन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार क्या किया जा रहा है? सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अगला है भाई उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके आंकड़ों को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो उसके आंकड़े क्या कहते हैं? शहरी क्षेत्रों में लगभग 1535, लगभग नहीं, शहरी क्षेत्रों में 1535 दुकान रजिस्टर्ड है। अभी की संख्या में कितने दुकान देखने को मिलते हैं? 1535। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दुकान है? तो 11,709।
अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 13,244 दुकानें कुल क्या हैं, उचित मूल्य की दुकानें हैं। तो यह जो डेटा है इसको याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से हमें देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 13,244 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसमें से शहरी क्षेत्रों में 1535 और ग्रामीण क्षेत्रों में 11,709 दुकानें। अब इन दुकानों का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है, तो कुछ एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। ये एजेंसियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहली एजेंसी है सहकारी समिति, दूसरी एजेंसी है ग्राम पंचायत, तीसरी एजेंसी है महिला स्व सहायता समूह, चौथी एजेंसी है वन सुरक्षा समिति और पांचवी एजेंसी है नगरीय निकाय। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि लगभग 4579 दुकान किसके हैं, तो सहकारी समितियों के द्वारा संचालन किए जा रहे हैं। 4131 दुकान किसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, तो ग्राम पंचायत के द्वारा। 4408 दुकान किसके द्वारा, तो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा। 112 दुकान किसके द्वारा, तो वन सुरक्षा समितियों के द्वारा। और 14 दुकान किसके द्वारा, तो नगरीय निकाय के द्वारा। हालांकि यह आंकड़ा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम यहां पे समझ सकते हैं कि सहकारी समिति और महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा बहुत सारे दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो सहकारी समितियों को, बहुत सारे सहकारी समितियों को और महिला स्व सहायता समूहों को इसके माध्यम से क्या मिला है, रोजगार मिला है। रोजगार के माध्यम से वो क्या करेंगे, तो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वयं भी लेंगे और लोगों को भी दे सकते हैं। किसके माध्यम से, उचित मूल्य की दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। इसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड उचित मूल्य की दुकानों के बारे में ही। जैसा कि हमने देखा कि लगभग 13,244 कितने, 13,244 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसमें से अधिकतम कहां पे है, तो राजनांदगांव में। सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें राजनांदगांव में है और नंबर 2 पर है रायगढ़। अर्थात छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें कहां पे है, राजनांदगांव में, और नंबर 2 पर है रायगढ़। सबसे कम कहां पे है, तो नारायणपुर जिले में, और उसके बाद नंबर 2 पे कौन है, तो दंतेवाड़ा। तो इस आंकड़े को अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकान राजनांदगांव जिला, नंबर 2 पर रायगढ़, सबसे कम नारायणपुर और दंतेवाड़ा। इसके बाद हमने देखा शहरी उचित मूल्य की दुकान। तो शहरी उचित मूल्य की दुकान लगभग 1535 है, जिसमें से सबसे ज्यादा रायपुर और नंबर 2 पर बिलासपुर। आपको पता ही है भाई, रायपुर और बिलासपुर बड़े बड़े शहर हैं, जहां की आबादी बहुत ज्यादा है। भले ही जनसंख्या घनत्व कम है, लेकिन आबादी तो बहुत ज्यादा है ना। तो ज्यादा आबादी पे ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि रायपुर और बिलासपुर में बहुत ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें। सबसे कम कहां पे है, तो बलरामपुर में है और नारायणपुर में। तो याद रखना है, सबसे कम शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें बलरामपुर और नारायणपुर जिले में। यदि बात की जाए ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानों की, तो इसकी संख्या है 11,709, जो कि अधिकतम है राजनांदगांव में, और उसके बाद नंबर 2 पे है रायगढ़। तो जिस प्रकार उचित मूल्य की दुकान राजनांदगांव में सबसे ज्यादा है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान भी राजनांदगांव और रायगढ़ में ज्यादा है, और न्यूनतम नारायणपुर और दंतेवाड़ा है। तो एक ही आंकड़ा यहां पर रिपीट हुआ है, जो कि उचित मूल्य की दुकान और ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य की दुकान पर हमने को देखते हैं। अब ये आंकड़ा आया क्यों, तो आप देख रहे हैं 13,244, जिसमें से 11,709, तो लगभग 90% आसपास का हिस्सा जो है उचित मूल्य की दुकानों का, वो ग्रामीण क्षेत्र में है। तो जो डेटा उचित मूल्य की दुकान पे ओवरऑल आएगा, वही कहां पर चला जाएगा, आपके ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर। तो बढ़ते हैं भाई अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहा है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। तो सबसे पहले बात अपने को यह याद रखना है कि खाद्य और पोषण दोनों की सुरक्षा करना है, उसके लिए अपन ने क्या किया, अधिनियम बनाया। खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था लाई गई जो कि देश में एक विशिष्ट व्यवस्था थी। इसके पहले छत्तीसगढ़ के अलावा किसी भी राज्य ने इस परियोजना के बारे में संकल्पना भी नहीं की थी, इस योजना को के बारे में सोचा भी नहीं था। तो 2012 में छत्तीसगढ़ क्या बना, देश का ऐसा पहला राज्य बना, देश का एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने क्या किया, अपने लोगों को, अपने नागरिकों को खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्रदान की, जिसको देख करके केंद्र सरकार ने भी उसके 1 वर्ष बाद अर्थात 2013 में क्या किया, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लेकर के आए। छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम को देख करके, उससे इंस्पायर होकर के केंद्र सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह याद रखना है कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने नागरिकों को खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्रदान की। यह प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना। तो अपने को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको याद रखना है। यह प्रश्न पीएससी 2016 मेंस में आया हुआ है।
पीएससी 2016 मेंस मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था, जिसमें पूछा था कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के बारे में बताइए। तो इसी बारे में अपने को लिखना था। क्या लिखना था कि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने वाला के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है, एक अधिनियम लाया गया है, कानून बनाया गया है, जिसे हम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब का है? तो सन 2012 का है। इसमें क्या किया गया? तो अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार वाले लगभग 58.66 लाख परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से तथा सामान्य परिवारों को 10 रुपए किलो की दर से क्या किया गया? राशन वितरण करने की बात की गई। तो याद रखना है 58.66 लाख जो कि अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार हैं, उनको कितने रुपए किलो में? तो 1 रुपए किलो प्रति, और सामान्य परिवार को कितने रुपए प्रति किलो? तो 10 रुपए प्रति किलो की दर से दिया गया। इसके बाद हम कंपैरेटिवली चर्चा करते हैं कि भाई इसमें अर्थात छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में थोड़ा सा क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो यह है कि छत्तीसगढ़ का अधिनियम 2012 में लागू हुआ और केंद्र का अधिनियम 2013 में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य था और यह देश में लागू हुई एक अलग परियोजना थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की लगभग 78% जनसंख्या, तो याद रखना है लगभग 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो कि 78% है, वो किससे लाभान्वित हो रही है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित हो रही है। तो राज्य की 78% जनसंख्या केंद्र के कानून से लाभान्वित हो रही, जबकि यहां पर क्या किया जाता है? 3 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता है, जहां पे 3 रुपए प्रति किलो, मतलब परिवार में यदि 5 सदस्य है तो 15 किलो का राशन उनको प्राप्त होगा। और कितने रुपए किलो की दर से? तो 3 रुपए प्रति किलो, मतलब 15 किलो 15 रुपए की दर से उनको प्राप्त होगा। यदि 2 लोग हैं तो 3 दूनी 6 किलो राशन मिलेगा और दर कितना रहेगा? तो 6 रुपए। तो याद रखना है ऐसा 3 रुपए प्रति किलो प्रति व्यक्ति, 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? राशन मिलेगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड क्या कहता है? अगला स्लाइड योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है? योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर के बारे में बताता है। यहां पे बताया गया परिवार का प्रकार, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अंत्योदय परिवार। कौन सा परिवार? अंत्योदय। जो सबसे पिछड़ा हुआ परिवार है वो अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार है। तो इन लोगों को अपने को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अंत्योदय परिवार को चावल, चना और रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक मिलता है, ठीक। लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं। पहला चीज क्या है कि चावल इनको 35 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा। कितना? 35 किलो प्रति माह 1 रुपए किलो की दर से। इसका मतलब 35 रुपए में इनको 35 किलो चावल मिल जाएगा। कितने भी सदस्य हों, चाहे 1 सदस्य है तो भी 35 किलो मिलेगा, चाहे 10 सदस्य है तो भी 35 किलो मिलेगा। किसको? अंत्योदय परिवार को। तो अंत्योदय परिवार में सदस्यों की संख्या मायने नहीं रखती। अंत्योदय परिवार में यह मायने रखता है कि उनको 35 किलो 1 रुपए किलो की दर से चावल मिलेगा, अर्थात 35 रुपए में 35 किलो चावल की उपलब्धता हर बार सुनिश्चित की जा रही। इसके अलावा 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र में, माडा क्षेत्रों में क्या दिया जा रहा है? चना दिया जा रहा है। तो याद रखेंगे 2 किलोग्राम जो चना मिलेगा वो कितने रुपए में मिलेगा? तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलेगा, मतलब 10 रुपए खर्च करने पर 2 किलो चना प्राप्त होगा। प्रत्येक परिवार को प्राप्त होगा। इसका मतलब 10 लोगों का परिवार है तो भी 2 किलो ही मिलेगा, और 20 लोग का परिवार है तो भी 2 किलो, और 2 लोगों का परिवार है तो भी 2 ही किलो मिलेगा। कौन से क्षेत्र में मिलेगा? अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में। इसका मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र में चना की पात्रता अंत्योदय परिवार को नहीं। इसके बाद बात करते हैं रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक। तो यह निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलोग्राम प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति महीने की प्राप्ति होती है। तो याद रखना है नमक कितना मिल रहा है? अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो मिल रहा है और गैर अनुसूचित क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र में 1 किलो नमक की प्राप्ति हो रही है। और इसका कॉस्ट कितना लगेगा? तो कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब 0 रुपए अर्थात निःशुल्क में आप लोगों को क्या मिलेगा? नमक की प्राप्ति होगी, यदि आप अंत्योदय परिवार से बिलोंग करते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अंत्योदय परिवार को क्या मिला। तो अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार 35 किलो चावल मिल रहा है, 2 किलो चना मिल रहा है अगर वो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है, और 1 किलो क्या मिल रहा है? 1 किलो नमक मिल रहा है यदि वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है, और यदि अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है तो 2 किलो क्या मिलेगा? नमक की प्राप्ति उनको होगी। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में जो कि है प्राथमिकता परिवार। तो प्राथमिकता परिवार भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ परिवार है। तो उस परिवार को अपने को क्या देना है? चावल देंगे, चना देंगे, रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक देंगे। लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है?
तो यहां पर पहली शर्त यह है कि 1 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से क्या मिलेगा, चावल मिलेगा। तो 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिल रहा है। अगर एक सदस्य है परिवार में तो 10 किलो प्रति माह, 2 सदस्य है तो 20 किलो प्रति माह, 3 सदस्य है या 3 से 5 के बीच है तो 35 किलो प्रति माह, और 5 से अधिक सदस्य हैं तो 7 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह। तो मान लेते हैं कि कितने सदस्य हैं, 6, तो 6 सत्ते 42 किलो, 6 सत्ते 42 किलोग्राम चावल मिलेगा यदि 6 सदस्य। यदि एक सदस्य है तो 10 किलो, 2 सदस्य है तो 20 किलो, अगर 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो, और 5 से अधिक सदस्य है तो प्रति व्यक्ति कितना, 7 किलोग्राम चावल की प्राप्ति होगी। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं इसमें प्रति किलो कितना, 1 रुपए किलो। मान लेते हैं 6 सदस्य है तो 42 रुपए में उनको 42 किलो चावल की प्राप्ति हो जाएगी। और चने की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र या माडा क्षेत्र में। तो यदि प्राथमिकता परिवार अनुसूचित क्षेत्र या माडा क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं, तो उस स्थिति में 2 किलोग्राम प्रति परिवार 5 रुपए किलोग्राम के दर से क्या प्राप्त होगा, चना प्राप्त होगा। अगला क्या प्राप्त हो रहा है, तो नमक प्राप्त हो रहा है। नमक तो निःशुल्क ही दिया जाता है। यहां पर भी सेम क्लॉज है, 2 किलोग्राम प्रति परिवार यदि अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, और गैर अनुसूचित क्षेत्र में रहने पर 1 किलोग्राम प्रति परिवार। तो अब हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है या आ रहा होगा कि अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार तो लगभग सेम है, तो दोनों में अंतर क्या। तो अंत्योदय परिवार में हमने देखा कि अगर एक सदस्य है तो भी 35 किलो चावल मिलेगा और 10 सदस्य है तो भी 35 किलो चावल मिलेगा। जबकि प्राथमिकता परिवार में हमने देखा कि यहां पर एक सदस्य है तो 10 किलो, 2 सदस्य है तो 20 किलो, 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो, और उससे अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलोग्राम चावल की प्राप्ति होगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के आधार पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहां पर चावल दिया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं एकल निराश्रित परिवार। तो एकल निराश्रित परिवार को केवल और केवल चावल मिलेगा। एकल निराश्रित जिसके जो किसी पर आश्रित है, कोई उसको संभालने वाला व्यक्ति नहीं है और वो अकेला है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा, 10 किलोग्राम चावल मिलेगा। जैसे कि आप देखते हैं कुछ परित्यक्त महिलाएं होती हैं या कोई विधवा महिला है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि कोई विधवा महिला है जिसको संभालने वाला कोई नहीं, तो उस क्रम में उसका कैसा राशन कार्ड बनेगा, तो एकल निराश्रित राशन कार्ड बनेगा, जहां पे उसे चावल की पात्रता होगी और 10 किलोग्राम प्रति माह चावल निःशुल्क प्राप्त होगा। इसके लिए उसे कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो यह भी एक बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगला, निःशक्तजन। निःशक्तजन आप सभी जानते हैं निःशक्तजन कौन होते हैं। तो निःशक्तजन लोगों को भी किसकी पात्रता है, तो चावल की पात्रता है। इन्हें भी 10 किलोग्राम प्रति माह चावल मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा। यह भी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है कि निःशक्तजन और एकल निराश्रित को 10-10 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। इसके बाद सामान्य परिवार, ये हाल ही में जुड़ा है कि सामान्य परिवार को भी क्या मिलेगा, चावल की पात्रता होगी। तो यदि एक सदस्य वाला राशन कार्ड है तो उसमें 10 किलोग्राम प्रति माह, ठीक है। 2 सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 20 किलोग्राम, और 3 से 5 सदस्य है तो उसके लिए 35 किलोग्राम। ये 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्राप्त होगा। यहां पे 1 रुपए प्रति किलोग्राम छपा है, लेकिन वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्राप्त होगा। तो याद रखना है, सामान्य परिवार को 10 किलो, 20 किलो और 35 किलो की पात्रता है, और 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से यह चावल दिया जा रहा है। तो लगभग कॉमन चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर अपने को यहां पे देखने को मिल रहा है। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। किस बारे में चर्चा करता है, तो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यूनिवर्सल पीडीएस, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका शुभारंभ कब हुआ, 2 अक्टूबर 2019 से हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के 98% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पहले की व्यवस्था यह थी कि सामान्य परिवारों को खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित उतनी ज्यादा नहीं की गई थी, जो कि इस यूनिवर्सल पीडीएस के आने के बाद हुआ। अब एक सामान्य परिवार जो कि गैर आयकरदाता हो चाहे आयकरदाता हो, उसकी भी क्या सुरक्षा प्रदान कर दी, हम खाद्य सुरक्षा का प्रावधान इस यूनिवर्सल पीडीएस सार्वभौम पीडीएस के तहत कर दिए। इसका मतलब अब कोई भी आदमी उचित मूल्य की दुकान में जाकर के, बशर्ते उसके पास सामान्य राशन कार्ड होना चाहिए, क्या खरीद सकता है या क्या प्राप्त कर सकता है, तो चावल प्राप्त कर सकता है। कितना चावल मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, तो 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सिंगल व्यक्ति वाला राशन कार्ड है तो 10 किलो, 2 व्यक्ति वाला राशन कार्ड है तो 20 किलो, और 2 से अधिक 3 से 5 के बीच सदस्य वाला राशन कार्ड है तो उन्हें 35 किलो चावल की पात्रता होगी। तो यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम यह मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बताइए। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड राशन कार्ड के बारे में जानकारी देता है। तो बेसिक अपन ने देख लिया है, पहला पेज में अपन ने चर्चा किया था
कि राशन कार्ड कितने हैं, तो 68.92 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इस बारे में हमने चर्चा की। तो ये छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा यूनिवर्सल पीडीएस के अंतर्गत नवंबर 2001 की स्थिति में कुल 68.92 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगला तथ्य क्या कहता है कि यह राशन कार्ड कितने कितने हैं, अंत्योदय कितने हैं, प्राथमिकता कितने हैं, एकल निराश्रित कितने हैं, निःशक्त जन कितने हैं और सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड कितने हैं। तो 14,17,934 अंत्योदय राशन कार्ड है, 44,49,388 प्राथमिकता राशन कार्ड है, 38,617 एकल निराश्रित राशन कार्ड है, 11,268 निःशक्त जन राशन कार्ड है और 9,75,410 सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड। तो यूनिवर्सल पीडीएस के माध्यम से सामान्य जन के राशन कार्ड की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और अभी भी सामान्य राशन कार्ड बन रहे हैं। तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि इतने सारे राशन कार्ड अंत्योदय हैं, प्राथमिकता है, एकल निराश्रित है, निःशक्त जन है और सामान्य श्रेणी के। आइए देखते हैं कि ये राशन कार्ड कौन कौन से जिले में अधिक है। तो राशन कार्ड 68.92 लाख है और ये 68.92 लाख राशन कार्ड अधिकतम कहां पे है, तो रायपुर जिले में, और नंबर 2 पर कौन है, तो बिलासपुर। एकदम क्लियर है, राशन कार्ड कहां पे अधिक होंगे, जहां पे सहकारी उचित मूल्य की दुकान अधिक होगी। तो सहकारी उचित मूल्य की दुकान रायपुर में अधिक थी और बिलासपुर में अधिक थी, तो यहां पर राशन कार्ड भी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। किसके पास, तो लोगों के पास। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम राशन कार्ड कोंडागांव और बीजापुर में है। कहां कहां पे है, कोंडागांव और बीजापुर में। तो सबसे कम राशन कार्ड कोंडागांव में है, उसके बाद नंबर 2 पर है बीजापुर। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा करता है। किस बारे में चर्चा करता है, तो कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा करने वाला ये स्लाइड। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है। तो यह एक ऐसी गारंटी है जो कि सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है। किसानों को दी जाने वाली ऐसी मानसिक गारंटी जिसके माध्यम से वो बेखौफ होकर के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के भय के वो क्या कर सकते हैं, किसानी कर सकते हैं। क्योंकि उनको एक आश्वासन मिला रहता है, एक गारंटी मिली रहती है कि यदि आपका धान या यदि आपकी फसल अगर नहीं बिकती तो उस स्थिति में कौन खड़ा है, सरकार आपके साथ खड़ी है, जो क्या कर लेगा, इस समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपके धान की या मक्के की या अन्य प्रकार के फसलों की खरीदी करेगा। तो यह एक क्या है भाई, आश्वासन है जो कि सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाता है, जिसके बदले में किसान बेखौफ होकर के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के भय के या किसी भी प्रकार की आपदा के भय के वो क्या करते हैं, किसानी करते हैं। तो यह किसके द्वारा बनाया जाता है, कृषि उपज मूल्य जो है आपका समर्थन मूल्य है, वो किस आधार पर बनाया जाता है, कौन सी संस्था इसका निर्धारण करती है, इन सारी चीजों पर चर्चा करना है। तो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, जिसे आप सीएसीपी के नाम से जानते हैं, उसकी सिफारिशों के आधार पर क्या करती है, भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। ये आप सभी को पता ही है, कोई नया तथ्य मैं नहीं बता रहा हूं कि कृषि उपज एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के सिफारिश पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा क्या घोषित किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएसीपी एक विशेषज्ञ निकाय है जो किस आधार पर उत्पादन मूल्य, समग्र मांग, मांग आपूर्ति, घरेलू अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजीय क्षमता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति से संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को भी सीएसीपी के द्वारा ध्यान में रखा जाता है। अब केवल और केवल उत्पादन कॉस्ट नहीं देख रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है वो भी देख रहे हैं, लोगों का कंडीशन कैसा है वो भी देख रहे हैं, मांग और आपूर्ति कैसी है वो भी देख रहे हैं, और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हम देख रहे हैं, किसके, किसानों के इकोसिस्टम को, कि उन्हें क्या तकलीफ है और क्या किस तौर पे उन्हें सबल किया जा सकता है। इन सभी के आधार पर क्या करती है सीएसीपी, समर्थन मूल्य घोषित करती है। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड क्या बोलता है कि सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मक्का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में धान का उपार्जन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा, और मक्के का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि धान का उपार्जन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, और मक्के का उपार्जन किसके माध्यम से किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा। इसके बाद बढ़ते हैं भाई कि कब से कब तक धान की खरीदी की गई, उपार्जन किया गया। तो खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के उपार्जन की तिथि 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2022 तक थी।
ठीक, जबकि मक्का उपार्जन 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक। तो याद रखना है दिसंबर से चालू हुआ है 1 दिसंबर 2021 से और फरवरी माह तक चला है। धान खरीदी चला है 7 फरवरी तक और मक्का खरीदी या मक्के का उपार्जन कब तक चला है तो 28 फरवरी 2022 तक। तो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। आप सभी को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 1940 रुपए प्रति क्विंटल धान का सामान्य और धान ग्रेड है 1960 रुपए प्रति क्विंटल तथा मक्के हेतु 1870 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। तो अगर हम इस बार धान बेचे तो हमें 1940 रुपए की दर से और धान ग्रेड ए बेचे तो 1960 रुपए की दर से प्रति क्विंटल और मक्का 1870 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हमें क्या प्राप्त होगा, समर्थन मूल्य प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड धान खरीदी के कंप्यूटरीकरण पर बात करता है। तो खरीफ वर्ष 2007-8 में एक ऐसी स्थिति बनी जहां से अपन ने क्या किया, धान खरीदी की समस्त व्यवस्थाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया। आपके फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ प्रश्न है ये, जहां पर पूछा गया था कि भाई कब से धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण किया गया। तो याद रखना है 2007-8 से हमने क्या किया, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण किया। जिससे क्या हुआ तो पारदर्शिता बढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी में पारदर्शिता की कमी थी, पारदर्शिता का अभाव था, तो वो पारदर्शिता बढ़ी और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो पारदर्शी बन गया। ठीक, जिसके माध्यम से अब हम किसानों के साथ क्या कर पा रहे हैं, शोषण को रोक पा रहे हैं और किसानों को सबल बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मुख्य तौर पर डीबीटी सिस्टम को भी शुरुआत किया गया। कंप्यूटरीकरण के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली व्यवस्था, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वाली व्यवस्था भी शुरू की गई। तो अभी हम वापस आते हैं किसमें, कंप्यूटरीकरण में। तो कंप्यूटरीकरण की शुरुआत कब से हुई, 2007-8 से। और 2021-22 में वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है, तो समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया गया। तो इस बार किसमें पंजीयन हुआ है, एकीकृत किसान पोर्टल में। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने पर किसानों का रजिस्ट्रेशन किस पोर्टल पर किया गया, तो एकीकृत किसान पोर्टल। कौन सी संस्था के द्वारा संचालित किया गया या कौन से विभाग के द्वारा, तो कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो भाई याद रखना है एक पोर्टल का नाम जिसका नाम है एकीकृत इंटीग्रेटेड किसान पोर्टल। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की चर्चा करता है। अभी हमने जस्ट चर्चा की कि कंप्यूटरीकरण होने से क्या हुआ, पारदर्शिता में वृद्धि हुई। तो उसी क्रम में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे लिखा है राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आवंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्रियां वितरण करने में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई। तो सारी कार्यवाही को आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहली कार्यवाही क्या की गई, पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था, जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य 2007 में प्रारंभ हुआ। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था 2007-8 से क्या प्रारंभ हुआ, कंप्यूटरीकरण का। और जनवरी 2008 से कंप्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार आवंटन जारी किया जा रहा है। इसका मतलब अब पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, कंप्यूटरीकृत हो गया। कितना धान गया कौन से राशन दुकान में, कौन से उचित मूल्य की राशन दुकान में, वो सारा का सारा कहां पे कलेक्ट है, डेटा कंप्यूटर में। और कितना निकला वहां से, वो सारा का सारा डेटा किसमें है, कंप्यूटर में। तो यदि कोई क्या करता है, घोटाला करने की कोशिश करता है या घपला करने की कोशिश करता है, कुछ अवैध तरीके से बेचने की कोशिश करता है, तो यहां पे हम पकड़ा सकते हैं। कैसे पकड़ा सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा डेटा कंप्यूटर में है, आवक जावक का हिसाब कहां पे है, कंप्यूटर में है। तो उस आधार पे हम क्या देख रहे हैं कि पारदर्शी ज्यादा हुआ है सिस्टम। वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्या किया गया, 13,244 उचित मूल्य की दुकानों को एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया गया। तो ये हम देखते हैं कि बहुत सारे दुकानों को पहले ही एंड्रॉइड टैबलेट वितरित किया जा चुका था, ये आज से 2-3 साल पहले की बात है। इस बार लगभग 13,244 उचित मूल्य की दुकानों को और टैबलेट प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त एक नया सिस्टम आया है जिसके तहत बेनिफिशियरी को अब क्या देना पड़ेगा, पहले आधार कार्ड देना पड़ता था, अब उसको अंगूठा लगाए बिना क्या नहीं मिल सकता, राशन। मान लीजिए मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूं और मैं वहां तक नहीं जा सकता, तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, एक व्यक्ति को नॉमिनीकृत करूंगा जो कि मेरा बेटा या कोई भी रिश्तेदार होगा। तो जब वो व्यक्ति जाएगा मेरे बिहाफ में, तो उसका अंगूठा लगाना जरूरी है, तब उसको क्या मिलेगा, राशन मिलेगा, अन्यथा उसको राशन की पात्रता नहीं होगी। तो यह सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम है जिसमें हम देख पाते हैं कि और ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही, जिसके माध्यम से अवैध तौर पे आपके राशन की खरीदी या बिक्री नहीं की जा सकती। पहले क्या होता था, आधार कार्ड लेकर के चले गए और किसी दूसरे व्यक्ति को भी क्या मिल गया, राशन मिल जा रहा था। लेकिन अब उस सिस्टम में थोड़ी सी बदलाव आया देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्या बोला है, उचित मूल्य दुकान
स्तर पर कंप्यूटरीकरण से राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। तो राशन कार्ड धारियों को भी राशन की जानकारी कहां पर उपलब्ध है? कंप्यूटरीकरण से उपलब्ध है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई। इस लाइन का तात्पर्य क्या है? तो इस लाइन का तात्पर्य यह है कि जब हम पर्टिकुलर इस विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर डेली के आवक जावक का हिसाब रखा हुआ रहता है। तो यदि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो खरीदने वाला खाद्यान्न वस्तु है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कंज्यूम तो नहीं कर लिया गया, तो मैं बिल्कुल अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर के माध्यम से देख सकता हूं। तो इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया गया है, इतने अच्छा रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया है कि हम देखते हैं कि सारी की सारी व्यवस्था कंप्यूटरीकृत हो गई है और उस कंप्यूटरीकृत के होने के माध्यम से हमारे तक भी उसकी पहुंच सुनिश्चित हो गई है। तो सारे आंकड़े हम घर बैठे किसके माध्यम से देख सकते हैं? इसके वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड चावल उत्सव के बारे में बताता है। ये चावल उत्सव क्या है? चावल उत्सव एक प्रकार के निगरानी तंत्र को विकसित करने के लिए बनाया गया उत्सव है, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? तो नियमित निगरानी कर रहे हैं किसका? राशन सामग्री के वितरण का। तो एक विशेष दिन, कौन सा विशेष दिन? तो कौन से बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो यदि किसी गांव में उचित मूल्य की दुकान संचालित है जहां पर साप्ताहिक बाजार भी लगता है, जैसे रायपुर में मंगल बाजार लगता है, शनिचरी बाजार लगता है, तो वैसे ही अगर किसी गांव में साप्ताहिक कोई से दिन बाजार लगता है तो उस स्थिति में प्रत्येक माह के 6 तारीख के बाद लगने वाले पहले हाट बाजार के दिन क्या किया जाएगा? राशन सामग्री अर्थात चावल वितरण किया जाएगा। लेकिन यदि किसी गांव में साप्ताहिक बाजार नहीं लगता है तो प्रति माह 7 तारीख के दिन क्या किया जाएगा? चावल उत्सव मनाया जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? निगरानी तंत्र को विकसित करना, जिसके माध्यम से जो राशन का अवैध वितरण किया जा रहा था उसे रोका जा सके। तो साप्ताहिक बाजार के दिन सभी फ्री होकर के बाजार जाते हैं, तो उसी दिन क्या कर लें? वो अपना राशन कलेक्ट कर लें और उनके बदले कोई दूसरा व्यक्ति उनका राशन न ले जा पाए। इस व्यवस्था के लिए क्या बनाया गया? चावल उत्सव की शुरुआत की गई। कब से शुरुआत की गई? तो फरवरी 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी और आज तक यह उत्सव नियमित तौर पर संचालित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड कॉल सेंटर के बारे में। हमने क्या किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं? पारदर्शिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2008 से एक दूरभाष क्रमांक 1967 और दूसरा दूरभाष क्रमांक 1800-233-3663 टोल फ्री नंबर दोनों जारी किया गया। तो 1967 में भी आप कॉल कर सकते हैं और 1800-233 और 3663 में भी कॉल करके आप अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप अपने क्वेरीज रेज कर सकते हैं। आपके मन में कोई द्वंद्व की स्थिति है तो उससे भी आप निपटारा पा सकते हैं। कहां पर? इस कॉल सेंटर के माध्यम से। इसके अतिरिक्त वेबसाइट भी यहां पे डिजाइन किया गया, जन भागीदारी वेबसाइट, जो कि क्या, जिसका लिंक क्या है? तो खाद्य.cg.nic.in। तो छत्तीसगढ़ में खाद्य.cg.nic.in नामक एक वेबसाइट भी बनाया गया, जिसके माध्यम से हम क्या देख सकते हैं? तो वहां पर जाकर के अपने शिकायत रेज कर सकते हैं। अर्थात कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी यदि शिकायत है, तो वहां पे जाकर के हम उस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। कौन सी वेबसाइट में? जन भागीदारी वेबसाइट में, जिसके माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पुरस्कार है प्रधानमंत्री पुरस्कार, दूसरा है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, तीसरा है मंथन अवार्ड, चौथा है ई इंडिया अवार्ड, पांचवा है CSI अवार्ड ई गवर्नेंस अवार्ड और छठवा है CSI मिहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड। तो इतने सारे अवार्ड की प्राप्ति भी किसको हुई है? छत्तीसगढ़ शासन को, छत्तीसगढ़ राज्य को हुई है। किस चीज के लिए? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए। पारदर्शिता कैसे लाए? तो जन भागीदारी वेबसाइट बना दिए, कॉल सेंटर बना दिए, ठीक, रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण कर दिया, चावल उत्सव मनाया जा रहा है जिससे निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सके, पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई, एंड्रॉइड टैबलेट बांट दिए गए। इस प्रकार की सारी चीजें ला करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए हमें इतने सारे अवार्ड्स की प्राप्ति हुई है। तो यहां पर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदान की गई जानकारियों के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जो महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर दिए गए हैं उस पर भी हमने चर्चा की। कहां पे अधिक राशन दुकान है, कहां पे न्यूनतम राशन दुकान है, कहां पे शहरी क्षेत्रों में अधिक राशन दुकान है, कहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक राशन दुकान है, कहां पर कितने राशन कार्ड बनाए गए हैं, ये भी हमने देखा। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आरआई का एग्जाम हो, या वापम का कोई सा भी एग्जाम हो। इसके अतिरिक्त पीएससी में यहां से प्रश्न निरंतर उठते हैं, क्योंकि पीएससी प्री के सिलेबस में सीधा सीधा एक टर्म लिखा हुआ है कृषि, और ये सारा का सारा कृषि से संबंधित एक व्यवस्था है। तो पहला चैप्टर हमने देखा था कृषि, आज वो चैप्टर के साथ साथ हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला अध्याय भी खत्म किया। तो
तो उम्मीद करता हूं कि यहां से हमें बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त हुई होगी या पुरानी जानकारियों में ही थोड़ा बहुत अपडेशन आपने किया होगा। तो अब आइए देखते हैं, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को प्रश्न दिखा दिए थे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहां पर पूछा गया है, जो आने की संभावना है, वह है वर्तमान में कुल कितने राशन कार्ड प्रचलन में। तो 3 बार हमने ये डेटा अलग अलग स्लाइड में देखा, तो आप सभी को याद हो गया होगा कि छत्तीसगढ़ में 68.92 लाख राशन कार्ड अभी प्रचलन में है। तो याद रखना है 68.92 लाख। दूसरा प्रश्न है वर्ष 2020-21 में धान ग्रेड ए, कौन सा धान, धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य कितना है। तो 1940 है क्या, नहीं। कितना है, 1960, 1866 नहीं है और 2500 भी नहीं है। तो याद रखना है इस बार धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य कितना था, तो 1960 रुपए। अगले स्लाइड में हम देखते हैं अगला प्रश्न, जहां पे पूछा गया है कि खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल कितने किसानों से धान की खरीदी की गई। तो यह आंकड़ा भी हमने बार बार पढ़ा और समझ में आया हमें कि 21.77 लाख किसानों से हमने क्या किया है, इस बार 21-22 में धान की खरीदी की गई है, जो कि करंट का डाटा है, आर्थिक सर्वेक्षण में यह डेटा नहीं दिया हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल कितने धान की खरीदी की गई, यह भी करंट का डेटा है, जहां पे हमें यह पता चला कि 97.97 लाख टन, 97.97 लाख टन इस बार धान की खरीदी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा है। अगला प्रश्न क्या है, खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कब से कब तक किया गया, अर्थात हमें उपार्जन तिथि के बारे में बताना है। तो धान का उपार्जन आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर से चालू हुआ और 7 फरवरी तक चला। तो आइए देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ, 1 दिसंबर से 7 फरवरी, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, अगला प्रश्न है खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर मक्का का उपार्जन कब से कब तक किया गया। तो हमें यह पता है कि धान और मक्का के उपार्जन की प्रारंभिक तिथि तो 1 दिसंबर है 2021, लेकिन क्या उसके अंत होने की तिथि भी सेम है। तो आपने देखा कि धान के समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कब से कब तक किया गया, तो 7 फरवरी तक किया गया। 1 दिसंबर तो कॉमन है सब में, तो 1 दिसंबर से 7 फरवरी तक क्या धान के साथ साथ मक्के का भी उपार्जन किया गया, तो नहीं, मक्के का उपार्जन उसके आगे तिथि तक किया गया, जो कि था 28 फरवरी। तो याद रखना है 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक हमने क्या किया है, मक्के का उपार्जन किया है। अगला प्रश्न है राज्य में कितनी उचित मूल्य की दुकान प्रचलित है। तो हमें ओवरऑल उचित मूल्य के दुकानों के बारे में बताना है, और ओवरऑल उचित मूल्य की दुकान कितने हैं, तो 13,244। कितना याद रखेंगे, 13,244। 13,111 नहीं है, 14,567 भी नहीं है और 13,964 भी नहीं है। अगर मैं बात करूं शहरी क्षेत्र में, अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्र में सहकारी उचित मूल्य की दुकान किस जिले में सर्वाधिक है। तो इस पर हमने विस्तृत चर्चा की कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा वहां पे उचित मूल्य की दुकान ज्यादा और वहीं पर राशन कार्ड भी ज्यादा। तो जनसंख्या रायपुर जिले में सर्वाधिक है, इसलिए रायपुर याद रखना है, राजनांदगांव और दुर्ग और रायगढ़ इसका उत्तर नहीं है। अगला स्लाइड में अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी उचित मूल्य की दुकान किस जिले में सर्वाधिक है। तो आपको याद रखना है ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकान राजनांदगांव जिले में, सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकान भी राजनांदगांव जिले में, और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकान भी कहां पर, राजनांदगांव जिले में। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़, अगले प्रश्न की दिशा में, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो आप सभी को पता है कि देश का पहला ऐसा अधिनियम था जो कि 2012 में लागू किया। तो याद रखना है 2012 में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न की पात्रता है। तो इस पे भी अपन ने कुछ देर पहले चर्चा की। छत्तीसगढ़ यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम के तहत 98% लोग कवर हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 78% लोग कवर। तो इसका सही उत्तर है 78%। अगला है सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूनिवर्सल पीडीएस की शुरुआत कब से हुई। तो क्या 2020 से हुई, तो नहीं। 2012 से हुई, नहीं। 2021 से हुई, नहीं। तो कब से हुई यूनिवर्सल पीडीएस की शुरुआत, 2019 से। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य का कितना प्रतिशत आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अभी मैंने आपसे पिछले प्रश्न में चर्चा की कि यूनिवर्सल पीडीएस के माध्यम से 98% और राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से 78%। न्यूनतम राशन कार्ड किस जिले में है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, न्यूनतम राशन कार्ड किस जिले में। तो क्या वो बीजापुर में है, नहीं। क्या वो नारायणपुर में है, नहीं। क्या वो सुकमा में है, नहीं। तो न्यूनतम कहां पे है, कोंडागांव जिले में। इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अगला प्रश्न धान खरीदी के कंप्यूटरीकरण के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब किया गया। तो आप सभी ने देखा कि 2007-8 में धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या है, 2007-8।
चावल उत्सव की शुरुआत कब से हुई? तो क्या वो फरवरी 2007 से हुई? नहीं। फरवरी 2006 से नहीं हुई, फरवरी 2005 से भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? फरवरी 2008। फरवरी 2008 से प्रत्येक माह की 7 तारीख को, जहां पे साप्ताहिक बाजार नहीं लगता है वहां पे प्रत्येक माह की 7 तारीख को, और जहां पे साप्ताहिक बाजार लगता है वहां पे प्रत्येक माह की 6 तारीख के पश्चात हाट बाजार के दिन क्या लगेगा? चावल उत्सव की शुरुआत की गई है। तो याद रखना है चावल उत्सव। यहां तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था क्या है, उसके निगरानी तंत्र को कैसे विकसित किया गया, क्या उसके लिए कॉल सेंटर विकसित किया गया, क्या उसके लिए वेबसाइट की शुरुआत की गई, क्या चावल उत्सव मनाया जा रहा है? तो बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सारे प्रमुख तथ्यों को इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूं कि आप सभी तक ये तथ्य पहुंचे हैं और आप सभी इन तथ्यों का उपयोग अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर को कैसे डील करना है, कौन कौन से आंकड़े महत्वपूर्ण है, इसकी महत्ता क्या है, प्री की परीक्षा में महत्ता है, मुख्य परीक्षा में महत्ता है और व्यापम की परीक्षाओं में भी इसकी बहुत ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात इसका लाभ आप लेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।